तो पुराने लोग बोलते होंगे बैठ के चौराहे पे, चौपाल पे। हाँ, तो सुने होगे, नहीं सुने, पढ़े तो नहीं होगे ना भाई, तुम भी सुने ही होगे किसी से। कई बार तो बचपन में दबाने के लिए सब भूत का किस्सा बहुत सुनाते थे लोग, रात में नहीं जाना, ये करना, अभी भी लोग सुनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, गर्मी के समय में, बरसात के समय में, किसी समय में हो सकता है। और चूंकि उसका संबंध धरातल की तापमान से नहीं है, बल्कि उसका संबंध वायु के दिशा से है, यानी कि उस वायु उसको आने ही नहीं देता है इंडिविजुअली। अब क्या होगा, बादल को भार इतना जनरेट करना पड़ेगा, जैसे संघनन की नाभिक, अगर फिर संघनन की नाभिक इकट्ठा होने शुरू होते हैं। पहले संघनन की नाभिक अलग अलग बने, फिर वो तैरते रहे, फिर इकट्ठा हुए, फिर उसके बाद बादल की एक परत बनी, फिर दूसरी हवा गई, फिर बनवाए, फिर वह, जैसे क्या होगा कि वायु जैसे यहाँ से उठना शुरू किया तो एक एक सेट गया, तो यहाँ पर मान लो 50 बूंदें छोड़ा, दूसरा गया फिर 50 छोड़ा, तीसरा गया फिर 50 छोड़ा, तो इस तरह से वहां पे जो संघनन की नाभिक ऊष्मा होती है वो फैलता रहेगा। ये जो कंडेंस्ड पार्टिकल है, जो संघनित पदार्थ है, वो टहलता रहेगा हवा में, फ्लोट करता रहेगा लेटरल दिशा में। अब मिला चिपक गया, मिला चिपक गया, तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे जब ये आएगा तो ये सघनता बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो हो सकता है कि ये फिर इतना वेट जनरेट कर ले कि ये फॉल कर जाए। इसी को हम वर्षण बोलते हैं। हालांकि इसकी टेक्निकल क्रियाएं और भी हैं जिसमें घुसने की ये इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेमैन में ऐसे ही समझें कि उसका भार बहुत बढ़ जाता है, उसके बाद ये नीचे गिरता है, और गिरते हुए धरातल पे वो रूप लेता है जो धरातलीय स्थिति उसको देता है। और कम होगा। धरातल प्लस लोअर एटमॉस्फेयर, धरातल के पास का वायुमंडल जो है। हाँ बिल्कुल, माइनस में होगा तो बर्फ का टुकड़ा ही बनता है। सब्लिमेशन बोलते हैं ना उसको। तो संघनन के कंटेक्स्ट में हम दोनों को लेते हैं कि जलवाष्प जो है जल की बूंद में परिवर्तित हो जाए, और जलवाष्प जो है जल ठोस में परिवर्तित हो जाए। लेकिन पानी की एक विशेषता है कि ये -140 डिग्री सेल्सियस तक ये जल की बूंद में रहता है यदि दाब कम हो तो बहुत बड़ी विशेषता है उसकी, कि अगर दाब धरातल पे मतलब -5 डिग्री हो जाए तो वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन वायुमंडल में -140 डिग्री सेल्सियस तक वो जल की बूंदों में ही रहता है, जिसको सुपर कूल्ड वाटर बोलते हैं। क्लाउड सीडिंग तो कंप्यूटर का टर्म है यार। और नहीं, इसमें हम ये आ सकते हैं, अभी हम क्लाउड पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन क्या है। हाँ, आर्टिफिशियल रेन क्या है, तो वर्षा जब करवाएंगे तो क्लाउड सीडिंग उस कंटेक्स्ट में आता है। बेसिकली आर्टिफिशियल रेन है वो। अगर वर्षा नहीं होने देना है तो क्या करना चाहिए? नहीं, बादल छा गया है, वर्षा होने वाला है, बादल छा गया है, वर्षा होने वाली है। चाइना ने किया था ओलंपिक्स में, जब चाइना में हुआ था तो कैसे फेंक सकते हैं? हवा बहलाएगा मतलब। दोनों बिहारी है देखो, मतलब बोलना नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी बोले, बोलना है बस। अभी आप मजाक अलग, कॉन्सेप्ट के बात में आए, यदि हम बादल के साथ ऐसा क्या करें कि उसमें वर्षा नहीं हो? बादल को बिखरा दीजिए, उसके घनत्व को कम कर दीजिए। घनत्व को कम करने के लिए क्या करेंगे? तापमान को बढ़ा दीजिए। तो यदि आप मिसाइल छोड़ दें जहां पे बादल बन रहा है, जस्ट दैट्स व्हाट चाइना डिड। चाइना ने वही किया था ओलंपिक में। वो क्या करता था, जहां पे बादल बनता था मिसाइल छोड़ देता था, तो मिसाइल छोड़ा तो वहां पे तापमान क्या हो गया?
बढ़ गया। और अगर बारिश करवानी है तो तापमान घटा दीजिए। कहाँ पे? वायुमंडल में बर्फ पिछवा? नहीं, धरातल के तापमान से नहीं हो रहा अब। हाँ, कहाँ? 10 मीटर पे? तुम तो बनारस को बदनाम कर दोगे यार। ये धरातल के तापमान से संघनन की दर बढ़ जाएगी, या वायुमंडल के में तापमान कम करना पड़ेगा संघनन? कहाँ पे? तो धरातल के तापमान में कमी से क्या फर्क पड़ेगा यार? बात सब वायुमंडल में हो रही है। अब तुम लोग यहाँ जमीन पे फिर ब्राह्मण वाला शुरू हो गए तुम। कहीं यहाँ पे गोबर का लेप लगाए तो वर्षा शुरू हो जाए, जैसे मुल्ला लोग बैठ करके वो मांग देता रहता कि वर्षा कम हो तो वर्षा शुरू हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है। जल के छिड़काव से कैसे हो जाएगा ये बताओ ना। जल के छिड़काव से प्रदूषण कम होगा। क्यों प्रदूषण कम होगा? कि जल की बूंदें जब वापस आने लगेंगी तो जो भी धूल कण है उसको लेकर के नीचे सेटल डाउन कर देगा। इसीलिए वर्षा जो है, बहुत सारे फायदे हैं वर्षा के। एक ये है कि वो प्रदूषण को भी कम करता है। तो जब तक वर्षा नहीं होती है प्रदूषण लटके रहते। या पहली बारिश, पुराने जमाने में कहा था पहली बारिश मैं और तू, अब नहीं, पहली बारिश भागो टाइप से। कि जब भी फर्स्ट रेन हो तो अब सजेस्ट किया जाता है कि कभी नहीं नहाना चाहिए। पहले मतलब पुराने जमाने में जब प्रदूषण की मात्रा काफी कम थी तो पहली बारिश में मतलब पोएटिक जस्टिस हुआ करता था। मतलब उस पर कितने सारे शेक्सपियर के स्टोरीज बन गई एंड ऑल दैट, पोएट्रीज बन गई कितने सारे। तो पहले चूंकि प्रदूषण उतना नहीं था तो पहली बारिश को लोग मतलब वेलकम करते थे एंड ऑल दैट। अभी कम से कम 3-4 बारिश जब तक ना हो जाए तब तक नहाने, जैसे नहाएंगे आपको स्किन डिजीज हो जाएगा आपको, क्योंकि वो प्रदूषण को लेके वापस आता है। आते हैं बादल के प्रकार पर। ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, वर्षा की मात्रा अधिक होगी। अधिक, हाँ, बार बार नहीं होगी। जब कहीं पे दो जगह हम कंपेयर कर रहे हैं, एक जगह उषांक बिंदु अधिक है तो इसका मतलब है कि उसमें उस जगह पे जब वायु उठ रही थी तो उसकी विशिष्ट आर्द्रता अधिक थी। और विशिष्ट आर्द्रता जल की मात्रा को दर्शाता है या जलवाष्प की मात्रा को दर्शाता है। तो जब जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वर्षा की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। हाँ, विशिष्ट आर्द्रता के कारण नहीं। सापेक्षिक आर्द्रता वर्षा का की मात्रा का निर्धारण नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। संभावना को बताता है कि सापेक्षिक आर्द्रता बहुत कम है तो वर्षा की संभावना कम है, बहुत अधिक है तो वर्षा की संभावना अधिक है। ठीक है। बादल के प्रकार। उससे पहले ये है कि जब एक बार बादल बनना शुरू हो गया कहीं पे, सपोज कीजिए कि यहाँ से वायु उठा, यहाँ पे बादल बन रहा है इसी जगह पे और इसी समय में, तो यहाँ पे बादल बनना शुरू हो जाएगा तो एक लेयर बादल की अच्छी खासी बनती जाएगी। चूंकि वायु जाती जाएगी तो छोड़ती जाएगी, जाती जाएगी छोड़ती जाएगी। अब इसके ऊपर मतलब कुछ मात्रा में वायु छोड़ेगी, उसके बाद भी उसके पास नमी रहेगी। अब इसके ऊपर मेघ का निर्माण निरंतर होगा या कुछ गैप के बाद होगा? हाँ? निरंतर क्यों होगा? और वहां से निरंतर रहेगा, पूरा बनता जाएगा, उसके ऊपर चढ़ता जाएगा। कुछ देर के बाद, कुछ दूर के बाद क्यों होगा? किस, क्या क्या ऑब्सेशन करेगा? थोड़ा मुश्किल है। और ओके, नहीं, ऊंचाई क्यों जानी पड़ेगी? जैसे इसमें इसने कहा निरंतरता है तो इसका रीजन है कि निरंतरता होगी भाई, एक बार संघनन हो गया तो निरंतर संघनन होना चाहिए। जैसे हमने 5 स्टेप पे कहा कि 5 स्टेप पे एक ईंट छोड़ते हैं, तो दूसरी बार भी 5 स्टेप पे जाने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि और जल्दी हमारा कम कम घट जाएगा। तो हम छोड़ते 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 जाएंगे इस तरह से।
हाँ, ये भूमिका निभाता है। चूंकि जब भी संघनन होता है तो संघनन की गुप्त ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी कि यहाँ पे संघनन हुआ तो यहाँ पे गुप्त ऊष्मा का निष्कासन हुआ। जब गुप्त ऊष्मा का निष्कासन हुआ तो वायु का तापमान फिर से बढ़ गया। जब वायु का तापमान फिर से बढ़ गया तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो गई, तो फिर से उसको एक अच्छी खासी ऊंचाई प्राप्त करनी पड़ेगी, जिसके बाद सेकेंड सेट ऑफ क्लाउड्स का या दोबारा जो बादल का निर्माण होगा वो उस एक अच्छी खासी दूरी पे या दोनों के गैप में होगा। राइट, यही कारण है कि ऊंचाई के आधार पर बादल का मेघ का विभाजन किया जाता है। जो सबसे पहला आता है उच्च मेघ, वो मेघ जो धरातल से समुद्र तल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिसका निर्माण होता है उसको हम उच्च मेघ कहते हैं। साइरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। साइरस क्लाउड, हाँ पक्षाभ, सही है। पक्षाभ मेघ हो गया। उसके बाद इसी में आता है पक्षाभ कपासी और पक्षाभ अस्तरीय। दूसरा आता है मध्य मेघ, मिडिल क्लाउड्स, जो लगभग 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 to 6 किलोमीटर्स पे होता है। इसमें दो प्रकार के आते हैं, मध्य कपासी और मध्य अस्तरीय। तीसरा आता है निम्न मेघ, जो लेस देन 2 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे उसका निर्माण होता है, उसको हम निम्न मेघ कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के आते हैं, अस्तरीय, अस्तरीय कपासी और वर्षा स्तरीय। इसका इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वर्षा स्तरीय शब्द नहीं पूछे। निम्बोस्ट्रेटस, निम्ब का मतलब ग्रीक वर्ड में पानी होता है, वर्षा होता है। 4 में है लंबवत मेघ, जो निम्न से बनता है। निम्न मेघ यानी कि 2 किलोमीटर से नीचे उसका निर्माण आरंभ होता है और वो 2 किलोमीटर से ऊपर तक जाता है। इसमें 2 प्रकार से आते हैं, कपासी और वर्षा कपासी। वर्षा कपासी को हम क्यूमुलो निम्बस बोलते हैं। साइरस, साइरोस्ट्रेटस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्रेटस, अल्टोक्यूमुलस, अल्टोस्ट्रेटस, स्ट्रेटस, स्ट्रैटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। नीचे से शुरू होता है, 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर से शुरू होगा, लेकिन वो एक्सटेंड करके 2 किलोमीटर से ऊपर भी जाता है, इसीलिए इसको लंबवत बोलते हैं। इसको लेना स्क्रीन पे भाई।
रॉकेट चलता है तो उसके पूंछ पे धुआं क्यों दिखता है? मतलब वो बादल क्यों दिखता है? जबकि उतनी ऊंचाई पे जल नहीं होता है। मैंने आंसर खुद ही शुरू में बोल दिया था। वो जो धुआं निकलता है ना, वो बर्फ की तरह जम जाता है। वहां पे तापमान इतना कम होता है कि बर्फ बन जाता है फटाक से निकलते ही, इसीलिए वो ये दिखता है। निशान भी रहता है काफी लंबे टाइम तक। हम तो ये है आपको वैरायटीज ऑफ क्लाउड्स। दो लेवल पे हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। एक तो उसके लुक वाइज पे, जिसमें हमने बार बार रिपीट हो रहा पक्षाव और कपासी, अस्तरीय और कपासी, पक्षाव नहीं, अस्तरीय और कपासी, क्यूमुलस और स्ट्रेटस, उसके शेप को दर्शाता है, उसकी आकृति को दर्शाता है। तो जब भी हम बात करेंगे इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा दोनों में अंतर, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, स्ट्रेटस और क्यूमुलस, कपासी और अस्तरीय बार बार रिपीट हो रहा है। पक्षाभ कपासी, पक्षाभ अस्तरीय, मध्य कपासी, मध्य अस्तरीय। तो कपासी और अस्तरीय बार बार रिपीट हो रहा है। तो कपासी और अस्तरीय में शेप का सबसे बड़ा अंतर होता है। जैसे कई बार देखे होगे कि यहाँ पे काफी बारिश हो रही है, 100 मीटर दूर चले जाओ, 200 मीटर दूर चले जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। कौन सा होगा, कपासी या अस्तरीय? कपासी होगा। इसको लिख लीजिए। सबसे पहला जो है अस्तरीय में परतदार निर्माण होता है, परत दर परत निर्माण होता है अस्तरीय में। लेयर्स होते हैं, इसीलिए अस्तरीय बोलते हैं उसको। जबकि कपासी में गोभी के फूल की तरह चापाकार निर्माण होता है। अस्तरीय में चौड़ाई अधिक, मोटाई कम होती है। जबकि कपासी में चौड़ाई कम, मोटाई ज्यादा होती है, ऊंचाई ज्यादा होती है, कह सकते हैं थिकनेस। लंबवत विस्तार होता है कपासी का, क्षैतिज विस्तार होता है अस्तरीय का। लंबवत विस्तार है कपासी का, क्षैतिज विस्तार है अस्तरीय का। यहाँ पे थोड़ा गंदा दिखाया है। इसका जो निर्माण होता है मुख्य रूप से वो इस तरह से होता है, ऐसे करके। ये हो गया आपको अस्तरीय, और ये हो गया आपको कपासी, कॉलीफ्लावर टाइप से। तो जो संघनन का ये होता है, वो चापाकार लेकर के एक दूसरे के ऊपर गोभी के फूल की तरह पफी फेस शेप होता है। अस्तरीय में भी फट सकता है। बादल फटने का मतलब क्या होता है? हाँ, बादल का फटने का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल चीर दिया उसको, ऐसा नहीं है। उसमें मेन मतलब होता है कि वर्षा की मात्रा बहुत कम समय में बहुत अधिक हो जाए। तो ये कब कब होगा? यदि बादल की सघनता बहुत अचानक बहुत तेजी से हो जाए, सामान्य से बहुत अधिक हो जाए, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब अक्सर ये पर्वतीय क्षेत्र में होता है। अब मान लो कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे कहीं पे बादल का निर्माण हुआ, उसके बाद हवा के सारे धक्का दे करके इसको पुश किया जा रहा है, तो क्या होगा, इसकी गति और इसकी गति में बहुत अंतर हो जाएगा। ये तो आसानी से यहाँ फ्लोट कर जाएगा, लेकिन जब इसको चढ़ना पड़ेगा, तो जैसे ना एक बहुत थका हुआ इंसान अच्छा खासा अगर चढ़ना चाहे तो लुढ़केगा, तो बहुत भयानक लुढ़केगा। सेम होता है कि इकट्ठे बादल सारा का सारा क्या हो जाएगा,
नीचे आ जाएगा, उसको हम बादल का फटना कहते हैं। बादल का फटना का मतलब ही होता है कि बहुत कम समय में अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, उसको हम बादल का फटना कहते हैं। क्लियर है इसमें? अब इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जो स्टेटमेंट बन सकता है। जैसे कई बार देखा होगा कि पूरे दिल्ली में एक साथ वर्षा हो रही है, स्तरीय होगा या कपासी होगा? स्तरीय होगा, चूंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा है तो बड़े क्षेत्र को ओढ़ सकती है वो, तो वर्षा हर जगह समान समय में हो सकती है। जबकि कपासी की यदि हम बात करें तो बहुत छोटे क्षेत्र को वो कवर करेगा, लेकिन कपासी में जब एक बार वर्षा शुरू हो जाएगी तो बहुत तेज मौसलाधार वर्षा होगी। कई बार देखोगे 15 मिनट आधा घंटा वर्षा हुई और पूरा का पूरा एरिया जो है फ्लडेड हो गया, मतलब कौन सा है? कपासी, राइट। अब इसमें एक चीज आती है कि वायुमंडलीय स्थिरता और मतलब स्थिरता की तीव्रता पर निर्धारण करता है कि बहुत अस्थिर हो, बहुत ही उपद्रव मचा रहा हो, तो उसमें कौन सा निर्माण होगा और कौन सा नहीं होगा। जब बहुत ज्यादा अस्थिर हो तो चूंकि फटाफट यूं करके जाएगा तो वो बनाएगा, कब लगातार निर्माण करेगा तो लंबवत दिशा में हो जाता है। और कई बार इसी में एनविल शेप आता है, कुल्हाड़ी की शक्ल। एनविल क्या होता है कि जैसे निर्माण होना आरंभ हुआ यहाँ से धरातल से, मतलब कहीं भी वायु, ये धरातल है, वायुमंडल में निर्माण होना शुरू हुआ तो यूं यूं जाकर के यूं फैलता है क्लाउड, और इस तरह से ये कुल्हाड़ी की शक्ल लेता है। ये इसको हम एनविल शेप बोलते हैं। एनविल का देखना तो हिंदी शुद्ध क्या निकलता है? छैनी। हाँ, छैनी टाइप का शक्ल है। एक्स मतलब वही कुल्हाड़ी। हाँ, कुल्हाड़ी छैनी उसी टाइप की शक्ल। इसका कारण क्या है कि जब बादल का निर्माण होने लगता है तो वायु को बादल जो है ऊपर उठने के लिए थोड़ा दिक्कत देता है, तो फिर पवन जो है इस दिशा में डाइवर्ट हो जाती है और फिर बादल ऐसे बनना शुरू हो जाता है। जैसे ये बादल और बना ऊपर, सपोज कीजिए, तो अब बन गया है बादल, तो वायु को उठना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो वैसी स्थिति में वायु बादल के एरिया को छोड़ करके फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है, या किसी भी तरफ मुड़ेगा तो बादल यू करके बनेगा। तो एनविल शेप ये कपासी से संबंधित है। कई बार ये भी देखा होगा शाम के टाइम में बादल छाया पूरा 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, और बिल्कुल लगेगा पूरा इतना अंधेरा हो गया कि रात आ गई। कपासी या स्तरीय? तुम भी बदलोगे क्या अपना? स्तरीय होगा, अच्छा। क्यों कपासी होगा, पहले ये बताओ। देखो, धरातल पे रोशनी के दो स्रोत हैं, एक सौर प्रकाश और एक विसरित दिवा प्रकाश। कभी भी जैसे ये दो जंप करते हैं ना, जब भी रीजनिंग लगाओ तो बात क्या हो रही है? अंधेरे की। तो अंधेरे में सबसे पहले हम लाइट का सोर्स तलाश करेंगे। तो लाइट के दो सोर्सेस हैं, एक तो सौर प्रकाश है जो डायरेक्ट लाइट आती है प्रत्यक्ष रूप से, एक इनडायरेक्ट आती है जिसको हम विसरित दिवा प्रकाश बोलते हैं। तो यदि कोई जैसे दोनों टाइप प्रकार के बादल जो हैं, स्पेशली जो वर्षा देने वाले होते हैं, इतना सघन होंगे कि वो सौर प्रकाश को डेफिनेटली रोक देंगे। अब इसमें देखना यह है कि विसरित दिवा प्रकाश को कौन रोक पाएगा। तो अस्तरीय चूंकि बड़े क्षेत्र में फैला होगा तो विसरित दिवा प्रकाश को भी मध्य भाग में नहीं आने देगा, जबकि अगर कपासी होगा तो लंबवत दिशा में होता है तो विसरित दिवा प्रकाश आ सकता है। क्लियर है? और वायुमंडल बहुत अस्थिर हो तो हमेशा कपासी का निर्माण होगा, और कपासी जो है थंडर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, मतलब गरज के साथ जो छींटे पड़ते हैं, बहुत ज्यादा कड़कड़ 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 जो बिजलियां चमकती हैं, समझ लो ये कपासी का चक्कर है। राइट। मैं इसको अक्सर जो समझाने के लिए, जब तुम लोग तो समझ गए जल्दी में, तो मैं लड़के के रूम और लड़कियों के रूम से कोरिलेट करता हूँ, गर्ल्स रूम एंड बॉयज रूम। मतलब जनरली कैसा होता है कि लड़कियों का रूम आमतौर पे
वेल मेंटेन्ड होता है, सजा धजा होता है कि भाई गए तो बैग स्कील पे रखनी है, जूते यहाँ पे रखने हैं, बिस्तर बिल्कुल ढंग से लगा लगा रहेगा, बिस्तर से सो के उठेंगे तो मेनली जैसे होता है रिलेटिवली वेल ये होता है। मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो लड़के की तरह थे। मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो और दूसरा ये होता है कि लड़कों का है, जूता यहाँ फेंका, सॉक्स यहाँ फेंका, बिस्तर पे धड़ाम से गिरे, ऐसा लगा कि बस सेकंड थर्ड वर्ल्ड वार अभी जस्ट हुआ है यहीं। सो लॉट्स ऑफ पफ्स एंड ऑल। तो इसमें स्थिरता किस में चाहिए? लड़कियों वाले में स्थिरता चाहिए, मेंटल थोड़ा माइंड स्टेबल हो, थोड़ा मतलब एक जो से होता है। तो वैसे ही वायुमंडल में भी जब वायु की गति बहुत तीव्र होगी और बहुत तेजी से वायु ऊपर उठेगा तो उसमें संभावना कपासी की अधिक होगी, और धीरे उठेगा तो उसमें अस्तरीय की संभावना। दोनों स्थिति में वायुमंडल अस्थिरता आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अस्थिरता की तीव्रता का संबंध हो सकता है, राइट। जैसे मतलब लड़कों के केस में क्या है कि जैसे उठे बिस्तर से तो लिटरली ऐसे होता है कि मतलब एक पांव उठाया, दूसरे बाद बम्स उठाया तो ऐसा लगा कि बस इसमें गड्ढा करके निकले हैं जस्ट। तो लॉट्स ऑफ पफ्स, तो वो इंस्टेबिलिटी होती है, इंस्टेबिलिटी की हर लेवल होता है, राइट। मैंने कभी बताया होगा दुनिया मतलब अगर जो पढ़े लिखे कपल्स हैं शादियों में सबसे बड़ा झगड़ा इसी वजह से होगा कि तकिया मुड़ क्यों गया, तुम्हें सोने नहीं आता है, राइट। तो मम्मी से नाराज हो जाती हैं काइंड ऑफ। तो सबसे बड़ा झगड़ा तो अभी से लड़के सुधर जाओ। अगर शादी जिंदगी को सही से व्यतीत करनी है, अपनी जिंदगी को सही से करना है तो सुधर जाओ। हाँ उसके लिए बाप रे बहुत ज्यादा उससे तलाक तक बात आ सकती है उसमें। हाँ हाँ, बहनों का भी वही, बहनों की अगर उसको संभालना है, ध्यान रखना है, तो बहनें अगर ध्यान रख रही हैं, तुम अगर सो के उठे हो तो मतलब 2-3 दिन तक तो चरचराएगी, उसके बाद चौथे दिन से तुम सोचो कौन जाता है टेंशन लेने के लिए, अपने से ही करके उठते हैं ऊपर। तो वो मेंटल, वो जैसे होता है ना, वो पढ़े तो अच्छा तुम लोग नहीं पढ़े होगे शायद, वो जब वुमेन आर फ्रॉम मार्स एंड मेन आर फ्रॉम वीनस एंड वुमेन आर फ्रॉम मार्स, नहीं जो ये हैं औरतें जो है वो वीनस प्लेनेट से हैं और मेन आर फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, यानी कि दोनों दो ग्रह से हैं। और ये बहुत सच्चाई है, जैसे उस बुक को पढ़ोगे और प्रैक्टिकल लाइफ में सोचोगे तो एग्जैक्टली लगेगा। ऑब्वियसली राइटर्स लिखता ही है वहीं से, और प्रैक्टिकल लाइफ जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर औरतें कुछ या बच्चियां या लड़कियां शेयर कर रही हैं तो 99% में ये होता है कि आपसे वो सोल्यूशन नहीं चाहती, सिंपली ये चाहती है कि आप सुन लीजिए। और अगर मर्द तभी शेयर करेगा जब उसको लगेगा कि तुमसे, और तुम कॉमन सेंस में देखोगे, इवन सास भी बहू सीरियल अगर देखे होगे तो उसमें एक सेंटेंस कॉमन होगा कि तुम हमको कुछ शेयर नहीं करते हो। तो भैया तुम प्रॉब्लम मेरी सॉल्व ही नहीं कर सकते हो तो हम शेयर क्या करें। और अगर सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर वाइफ कुछ बोले, कुछ भी बोले और तुम सजेशन दो कि ऐसे कर लो, वो सजेशन तुमसे चाह ही नहीं रही है, तो वहीं पे तुम हमको बोलने ही नहीं देते हो, क्योंकि वो सिर्फ बोलना चाह रही है, तुमसे सॉल्यूशन नहीं चाह रही है। तो जैसे ही आपने सॉल्यूशन की बात की तो वो रोक देगी कि तुम सुन तो लो। तो बोले तुम बोले क्यों जब सॉल्यूशन नहीं चाहिए तुमको, तो मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तुम सुन लो। इतनी मतलब प्रैक्टिकल बातें हैं उसमें कि लिटरली लगेगा कि मतलब इंसान कितना कई बार मतलब मैकेनाइज्ड हो सकता है इंसान। बिहेवियरल जो फिलॉसफी होती है, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है कि दोनों दो ग्रह से हैं, मतलब वो विचारधारा की बात हो रही है। हम्म, नहीं नहीं, वो तो कुछ भी किया जा सकता था, वो उसको मरकरी और ये भी बोला जा सकता था, लेकिन उसका नाम ही है वुमेन आर फ्रॉम मार्स वीनस एंड मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वेमेन आर फ्रॉम वीनस। तो मार्स और वीनस एक सिंबॉलिक है, कि मेटाफरिकल जिसको बोलते हैं, सिमिलीज बोलते कि इन दोनों में मतलब दो ग्रह से आए हुए हैं, मतलब समझ रहे हो कि इन दोनों में समानता बहुत कम है और असमानता ज्यादा है। दोनों ग्रह हैं, ये समानता है। नहीं नहीं वो तो नहीं नहीं, गरम तो ज्यादातर मर्दों का होता है दिमाग,
तो जैसे औरतें का, इसलिए औरतों की दो वजह होती है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरतों में ज्यादा है, पता है कि नहीं? क्यों ज्यादा है? और किसी भी औरत को हार्ट अटैक के साथ आज तक मरते नहीं देखा होगा। ये रीजन जेन्युइन डेटा है, ऐसा नहीं कि कोई मजाक है। हाँ, रोती बहुत है, ये सच्चाई है कि जो चूंकि रो देते हैं, मतलब फटाक से निकाल दिया, कूल हो गए। और मर्द को मतलब रोना का मतलब, हरियाणा के मर्द तो और नहीं रोते होंगे। नहीं, तो उस वजह से बायोलॉजिकली क्या होता है कि जबकि बायोलॉजिकली दे आर इन मोर ट्रबल। जैसे बच्चे पैदा करना या रेगुलर पीरियड्स होना, या बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वुमन के साथ ज्यादा ये है, जो उसके सेहत को ज्यादा खराब कर सकती है। लेकिन फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। उसकी वजह वही है कि इमोशनल आउटबर्स्ट वुमन में बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से, इजीली। और दुनिया में सबसे बड़ा हथियार भी वही है। आप आर्गुमेंट्स करते रहो, आप लगेगा पूरा जीत गए, फट से एक आंसू निकलेगा, आप खत्म। आपके सारे आर्गुमेंट्स को वो, हाँ, बहा के लेके चला जाएगा। तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं उस स्थिति से। तो एक बार याद कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, सिक्वेंशियल ऑर्डर कई बार पूछ सकता है। पक्षाभ, पक्षाभ कपासी, पक्षाभ स्तरीय, मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, स्तरीय, स्तरीय कपासी, वर्षा स्तरीय, कपासी, वर्षा कपासी। पक्षाभ, पक्षाभ कपासी, पक्षाभ स्तरीय, मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, स्तरीय, स्तरीय कपासी, वर्षा स्तरीय। एक बार बोलो तुम लोग, कपासी और वर्षा कपासी। पक्षाभ, मध्य स्तरीय, स्तरीय, वर्षा कपासी। ठीक है। और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अब इसमें आ जाते हैं कि जब हम सबसे ऊपर देखते हैं पक्षाभ कपासी, या पक्षाभ की तीनों वैरायटी को देखते हैं, तो कई बार जैसे है ना कि फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन ट्विस्ट करने दीजिए। ऊंचाई क्या है उसकी, इसको लिखते जाना, थोड़ा थोड़ा बात समझते जाना ज्यादा, लेकिन हल्का हल्का इंफॉर्मेशन भी लिखते जाना इसमें। पक्षाभ जो वैरायटी बन रही है उसकी ऊंचाई कहां से है? 6 किलोमीटर के ऊपर बन रही है, राइट। 6 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का तापमान सदैव माइनस में रहेगा? नहीं, हमेशा माइनस में रहेगा। अगर धरातल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस भी हो तो 6 किलोमीटर, जस्ट 6 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, हम 12 किलोमीटर जा भी नहीं रहे हैं, तो सामान्य पतन दर से 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से वो 0 डिग्री पे होगा लगभग, राइट। 40 डिग्री हो तब भी। यानी कि जिस क्षेत्र में पक्षाभ बन रहा है वायुमंडल में, वो क्षेत्र आमतौर पे, सामान्य तौर पे ऋणात्मक तापमान रखेगा। यानी कि जब संघनन होगा तो संघनन जो होगा वो बर्फ के इसमें होगा। हाँ, समझ रहे हैं हम लोग? यानी कि वो उसमें बर्फ की बनने की संभावना, हिम के बनने की संभावना जल की बूंदों से बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो वो क्या होता है, छोटे छोटे हिम के फाहे की तरह वो रहेगा। जैसे उसको देखो अगर यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यूमुलस, वर्षा जो पक्षाभ कपासी, राइट। देखो साइरस, उल्टा, ये बहुत हल्का हल्का बनेगा। ये है स्ट्रेटस, स्तरीय। तो इसमें जो दो तीन चीजें हैं, कलर कैसा होगा इसका? हमेशा वाइट होगा, बर्फ हमेशा वाइट कलर का होता है। बादल की सघनता बहुत ही कम होगी, घनत्व बहुत ही कम होगा, राइट। अब इसमें यह आता है कि जैसे कई बार होता है कि यदि हमको पक्षाभ दिख रहा है, पक्षाभ की वैरायटी दिख रही है किसी समय में, तो इसका मतलब है कि धरातल पे सापेक्षिक आर्द्रता बहुत ही कम होगी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा। क्यों?
कहाँ काम मिक्स कर दिए तुम? तो वो संघनन हो रही है ना वहां पे, तो जहां पे संघनन हो रहा है वहां पे तापमान कम है, तो हम ये कह सकते कि उषांक बिंदु बहुत कम होगा, वो कह सकते हैं। अब बात उसको कंपेयर कर रहे हैं हम धरातलीय स्थिति से, जो वायु ऊपर उठ करके पक्षाभ का निर्माण कर रही है, यानी कि मध्य का नहीं किया, निम्न का भी नहीं किया, तभी तो वो दिख रहा है। गर्मी के दिनों में वर्षा से जस्ट पहले देखोगे कि बहुत सारे बहुत दूर में हल्के हल्के ऐसे फाहे की तरह बादल दिखेंगे, बिल्कुल पतले पतले। तो इसका मतलब है कि जो वायु ऊपर उठ रही थी, अगर उसमें सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होती या विशिष्ट आर्द्रता ज्यादा होती, तो बादल का सापेक्षिक आर्द्रता ज्यादा होती तो कम ऊंचाई पे भी बादल बन जाते। समझ रहे हैं हम लोग? लेकिन उसको बहुत ज्यादा ऊंचाई की प्राप्ति करनी पड़ी, तब जाकर के वो बादल का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब है सापेक्षिक आर्द्रता धरातल पे काफी कम होगी। क्लियर है कि नहीं? यानी बीच में बादल नहीं बने, वो दिखाई दे रहा। तो कई बार आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यदि पक्षाप दिखाई दे रहा है तो वो फेयर वेदर का सूचक होता है, बढ़िया मौसम का सूचक होता है। क्योंकि वर्षा की संभावना और किसी प्रकार के तड़ित झंझा की संभावनाएं नहीं होंगी, तभी वहां जाकर नहीं करता है। सापेक्षिक आर्द्रता, धरातलीय सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? कम होगी। यही कारण है, जैसे 10%, 5%, 2% हो, तो इसी कारण है कि उसको 6 किलोमीटर ऊपर जाकर के जो भी छोटी मोटी मात्रा में वर्षा थी, उसको विशिष्ट आर्द्रता भी कम होगी, क्योंकि बादल का निर्माण बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। क्लियर है? इसमें एक आता है शब्द हैलो इफेक्ट, ये वाला जो है, इसको हैलो इफेक्ट बोलते हैं, कि बादल के थ्रू चांद या सूरज दिखाई दे। नहीं, बादल के बीच से चांद या सूरज दिखाई दे, उसको हैलो इफेक्ट बोलते हैं। क्या प्रभाव होगा? सूरज, हाँ, वही हैलो इफेक्ट है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बादल के थ्रू सूरज दिख रहा है। बादल है बीच में, लेकिन सूरज और चांद भी दिख रहा है। इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। हेलोजन से हेलो इफेक्ट। जैसे ये वाला दिखा रहा है ना कि बादल बहुत चमक रहा है, रोशनी भी आ रही है, पूरी पूरी आ भी नहीं रही है और पूरी खत्म भी नहीं हो रही, बीच का भाग है। ये स्टेटस से संबंधित है, पक्षाभ स्तरीय से। चूंकि स्तरीय पतला होता है और चौड़ा होता है, अगर यहीं पे कपासी हो जाए तो उसके थ्रू सूरज की रोशनी नहीं आ पाएगी, राइट। चूंकि ये मोटा होता है, मतलब गहरा ज्यादा होता है, तो इससे नहीं आएगा। इस पे क्या होता है, एक मैकेरल स्काई बोलते हैं उसको। जबरदस्त ट्रांसलेशन, इतना तो मैं भी जानता था। नहीं नहीं नहीं, मैकेरल नाम नहीं है। मैकेरल एक ये है। नहीं नहीं, इसका जो नाम है, अच्छा, प्रभाव मंडल प्रभाव, सही बोल रहे थे तुम। हेलो इफेक्ट, प्रभाव मंडल प्रभाव, इसको लिख लेना, हेलो इफेक्ट, प्रभाव मंडल प्रभाव। मैकेरल नाम था, लेकिन यहाँ पे एक स्थिति है। मैकेरल एक स्थिति है। और साइरोक्यूमुलस से मैकेरल स्का एक स्थिति है जहां पे क्या होता है, मल्टी कलर्ड बनते हैं क्लाउड पे। अब क्या होता है, क्लाउड के लेयर ऐसे ऐसे करके हैं, इस तरह से करके हैं, जटिल है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर। तो सूरज की रोशनी इसमें पड़ करके रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, तो डिस्पर्शन होता है, एग्जैक्टली।
तो डिस्पर्सन के कारण क्या होता है, मल्टी कलर बनता है उसके ऊपर, उसको हम मैकेरल स्काई बोलते हैं। जो पहले मैकेरल ने ये डिस्कवर किया था, इसीलिए उसको मैकेरल स्काई बोलते हैं। लेकिन ये एक स्थिति है जिसकी व्याख्या की जाती है कि मल्टी कलर्ड क्लाउड्स दिखते हैं उसमें। तो वो इसके साथ होता है, पक्षाभ कपासी के साथ जुड़ा होता है। मध्य कपासी और मध्यस्थ, अच्छा ये सब कभी वर्षा नहीं देगा। वर्षा केवल दो कोई भी वर्षा जो ढंग की वर्षा जिसको हम बोलते हैं, ड्रिजलिंग की हम बात नहीं करते हैं या छींटों की बात नहीं करते हम। अगर वर्षा की बात करेंगे हम, तो दो ही क्लाउड्स हैं वर्षा से जुड़े हुए, एक है निम्बोस्ट्रेटस, एक है क्यूमुलोनिम्बस। वर्षा स्तरीय, वर्षा कपासी, बस। बाकी सब के सब को धीरे धीरे उन दोनों में बदलना होगा, तभी जाकर के वो वर्षा देगा। वर्षा स्तरीय और वर्षा कपासी, इसीलिए हमने निम्बो स्टेटस और क्यूमुलोनिम्बस वर्ड यूज किया है। क्योंकि अगर निम्नलिखित में से कौन से वर्षा देता है तो वर्षा स्तरीय तो नहीं लिखेगा वो यूपीएससी कभी भी, वो निम्बो स्टेटस, निम्बो क्यूमुलस लिखेगा या क्यूमुलोनिम्बस लिखेगा। बाकी एल्टो से कई बार देखोगे बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, सूरज की रोशनी भी पूरी पड़ रही है, सूरज दिखाई भी पूरी तरह से दे रहा है, तो समझ लो अल्टो वाला कोई वर्षा दे रहा है। बिजली का निर्माण कैसे होता है, कभी कोई जानते हो? बिजली क्यों चमकती है? नहीं, आयंस का फॉर्मेशन होता है, टकराना का नहीं होता है। एक्चुअली वैसे ही मतलब ये बदल बनता है, क्या होता है कि एक्सचेंज होता है पार्टिकल्स का। जैसे बादल संघनन जो है या बादल बन जाए भी वो वर्षण की गारंटी नहीं देता है। वर्षा की गारंटी के लिए ये जरूरी है कि वो जिसको एक जैसे कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस होता है कि टकरा करके जुड़ाओ, टकरा जुड़ा सघन बना, फिर उसके बाद नीचे भारी होना उसका आवश्यक है। तो आपस में जुड़ करके वो कभी इतना भारी नहीं हो पाते हैं कि बॉयंसी को जनरेट कर पाए। तो उसमें क्या होता है कि मान लो कि सबसे ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले का तापमान कम होगा तो बर्फ के टुकड़े में बनेगा तो थोड़ा भारी होगा, तो भारी होगा तो वो टुकड़ा नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरते हुए और अपने साथ क्या करेगा, समेटेगा, और समेटने के बाद टकराएगा, मतलब समेटेगा पूरा इसको टकरा करके, तो उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। राइट, वो ऐसे समेटते थे नीचे आएगा, और नीचे आते हुए क्या हो जाएगा, बीच में कहीं पे भी वो कई भाग में टूट जाएगा, फिर बॉयंसी आएगी एटमॉस्फेयर की। जैसे गिर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, घर्षण बल लगेगा उसके ऊपर, तो वो टूट जाएगा, टूट के कई पार्ट में जो है, जितना भारी होगा उतना तेजी से गिरेगा, जितना तेजी से गिरेगा उतना ज्यादा घर्षण बल लगेगा, तो टूट करके कई सारे टुकड़ों में फिर आसपास में जैसे चला गया, तो इसने कोटिंग किया अपना। इस तरह से वो एक कोलिजन और कोलेसेंस प्रोसेस होता है, टक्कर होती है, फिर जुड़ाव होता है, फिर कोटिंग होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन बनना आरंभ होता है। तो जो पृथ्वी के साथ होता है पॉजिटिव आयन बनता है, और घटा के साथ धीरे धीरे वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव बनना शुरू होता है, और पृथ्वी के ऊपर उसी के काउंटर में जो है पॉजिटिव आयन बनना शुरू होता है। जो आप जो भी इफेक्ट कर लीजिए, उसको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कर लीजिए। और बादल में क्या होता है, एक समय आता है कि सारा पॉजिटिव आयन नेगेटिव नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है उसमें बीच में वहीं पे जब एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है तो उससे बिजली चमकती है या बिजली गिरते हैं। वर्षा का वितरण, भाई बंद कर दे इसको। कपासी में, पक्षाभ कपासी में। वर्षा के प्रकार में आ जाते हैं हम। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय में अलग होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात,
और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। संवहनीय वर्षा यानी कि जिसमें तीनों में क्या है, देखना क्या है हमको कि वायु कैसे उठ रही है, वायु का आरोहण किस तरह से हो रहा है। चूंकि वर्षा के लिए जो अति आवश्यक है वो है वायु का आरोहण। तो संवहनीय वर्षा में वायु लंबवत दिशा में उठ रही है। तो जहां पे भी वायु लंबवत दिशा में उठेगी, इस तरह से जो बादल का निर्माण होगा और वर्षा होगी, उसको हम संवहनीय वर्षा कहेंगे। एज सिंपल एज दैट, जो हम लोग एग्जाम्पल ले चुके हैं। अगर बाई देवे आया, उसके प्रक्रम को व्याख्या करने के लिए तो कर सकते हैं आराम से कि वायु का आरोहण हुआ, वायु का आरोहण हुआ और आरोहण के साथ उसमें आयतन में वृद्धि हुई, रुद्धोष्म शीतलन हुआ, तापमान में गिरावट आई, सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि हुई, संतृप्ति हुई, संघनन हुआ, बादल बना, वर्षा हुआ। उसको डिफरेंट स्टेजेस में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है पर्वतीय वर्षा। पर्वत हमेशा दो साइड का होगा, राइट। लेट्स से सपोज ये धरातल है, ये धरातल है। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा में क्या हो जाएगा, पवन अगर इधर से आ रही है, ये फोर्स करेगी ऊपर उठने के लिए, ठीक है। इसको हम पवन अभिमुख और पवनमुख ढाल, पवनमुख ये विमुख मतलब जिधर से आ रही है उधर, हाँ ये अभिमुख होगा, हाँ वही तो अभिमुख होना चाहिए। अच्छा ये यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा ना, पवन अभिमुख, और ये हो जाएगा पवन विमुख, हाँ अभिमुख और विमुख, विंडवर्ड और लीवर्ड साइड। अब सिंपली अपने खुद से एक्सप्लेन कर दो, वर्षा किधर होगी किधर नहीं होगी। लेफ्ट साइड में होगी, इधर संभावना कम होगी, इसीलिए इसको रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अब अगर ये बात करें कि वृष्टि छाया क्षेत्र में बादल का निर्माण नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स? ओके, वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, हाँ वर्षा होगी, हाँ लेकिन वर्षा नहीं होगी ऐसा तो नहीं है ना, फिर वो स्टेटमेंट गलत है। नहीं, आर्द्रता बची रहेगी, फिर भी वर्षा नहीं होगी उस साइड में, मतलब बादल का निर्माण है। वायु का अवतलन हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो जैसे ही वायु का अवतलन होगा तो इसके पार बादल का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन वर्षा हो सकती है। क्यों? कि मान ले कि ये बादल बना और पवन ऐसे जा रही है ना भाई, तो बादल बनने के बाद इसको पुश कर सकता है, थोड़े मोड़े बादल इधर आ सकते हैं और वर्षा दे सकते हैं, फिर भी कम होगी मात्रा, लेकिन वही बादल वर्षा देंगे जो उस पार निर्मित होकर के इस पार संचलित होकर के बारिश दे रहे हैं। वरना मेघ का निर्माण इस क्षेत्र में नहीं होगा, यह ध्यान रखिए। उधर से चलेगी तो उधर के सिस्टम हो जाएगा। नहीं, वो बहुत लोकल लेवल पे होता है, बहुत छोटे क्षेत्र पे होता है। इसमें जैसे अगर अपने यहाँ हिमालय की बात करें तो पवन इधर से जा रही थी, इधर से जाएगी मानसून, ऐसे करके। अगर किसी दूसरे सीजन में पलट गई तो बारिश हो जाएगी दोनों साइड, लेकिन तब उधर ज्यादा होगी इधर कम होगी। जैसे अगर मान लिया, अगर पूछ दिया जाए कि मानसून का थोड़ा मोड़ा आइडिया तो होगा ही, कि अगर हम बात करेंगे गर्मी के दिनों में लक्षद्वीप और अंडमान पे पूर्वी तट पे अधिक वर्षा होगी, जबकि सर्दी में पश्चिमी तट पे अधिक वर्षा होगी।
तो वो सब हो सकता है। तो पूरे अंडमान में बारिश होती है सालों भर, लेकिन तटवर्ती में ज्यादा होगी। किधर? हम्म। हम्म। बहुत कम होती है। लद्दाख अपने यहाँ ड्राइस्ट प्लेस है। एक बार पूछा भी था यूपीएससी क्वेश्चन, शहर के नाम दे दिए थे और उसमें शुष्कतम पूछा था, जिसमें लेह और जैसलमेर दोनों था। 99.9% बच्चों ने जैसलमेर मारा था, जबकि सच्चाई है कि लेह है। और लेह वृष्टिशाय क्षेत्र, हम पढ़ेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अभी बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे पढ़ लेते हैं एक बार वर्षा के वितरण। हाँ, चक्रवातीय बाद में हम करेंगे। जब चक्रवात पढ़ेंगे तो ये इसमें वाताग्रीय वर्षा होती है। तो वाताग्रीय नहीं समझेंगे तो उसकी वर्षा क्या समझना है अभी फिलहाल। ये वाताग्रीय वर्षा होती है जिसमें वाताग्र का निर्माण होता है, और ये लगभग सिमिलर टू संवहनीय होती है। इतना अंतर है, सिमिलर लिखना हमेशा, ये संवहनीय नहीं है। संवहन क्या होता है? लंबवत दिशा में यूं चल रही है, जबकि चक्रवात में क्या होता है? चक्कर काट के जाती है। तो वो लगभग उसी के, हाँ मतलब वृत्ताकार लगभग बन करके वो जाती है, वर्लिंग करके, चक्करन करके। तो इसको लगभग सिमिलर संवहनीय वर्षा है, ये लगभग सिमिलर पर्वतीय वर्षा है। यहाँ पे अवरोधक कौन है? पर्वत। वहां पे अवरोधक है ठंडी पवन। जैसे ठंडी पवन आ रही है, वाम गर्म और ठंडी, और पूरी लेयर बना के आ रही है 2-3 किलोमीटर पे, तो ठंडी पवन जो होगी गर्म पवन को यूं करके फोर्स करेगी। तो ठंडी पवन का जो धार होती है, जो एंड एज होता है, वो ऑलमोस्ट पर्वत की तरह काम करता है और वायु को आरोहण करता है। तो इसीलिए वो लगभग सिमिलर है इसके, और ये सिमिलर है संवहनीय वर्षा के। वर्षा के वितरण में आ जाते हैं। वर्षा के वितरण को हम दो संदर्भ में देख सकते हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो एक है वायुदाब पेटियों में वर्षा का वितरण, और दूसरा है प्रचलित पवन। पूरा विश्व कवर हो गया। अगर हम वायुदाब पेटी को और अलग अलग से ले लें, अब वायुदाब पेटी है, प्रचलित पवन है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाई, सब ट्रॉपिकल हाई। तो इसमें अगर बीच में पवन को ले लें, यही दिशा है, तो पूरा का पूरा विश्व क्या हो गया? कवर हो गया आपको। तो वायुदाब पेटियों में दो प्रकार की वायुदाब पेटियां होती हैं, निम्न और उच्च वायुदाब। वर्षा की संभावना बहुत ज्यादा, वर्षा की संभावना न्यूनतम नगण्य। निम्न वायुदाब दो प्रकार के हो गए, विषुवतीय और उपध्रुवीय। वर्षा की मात्रा विश्व में अधिकतम, सेकेंड हाईएस्ट, दूसरा अधिकतम। यहां पे अधिकतम वर्षा इससे भी अधिक क्यों होगी? अच्छा, पहले आते हैं तापमान पे। इस क्षेत्र में तापमान हाई, विशिष्ट आर्द्रता
इससे क्या हो जाएगी, ज्यादा। तापमान ज्यादा होने के कारण वायु की नमी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली विशिष्ट आर्द्रता ज्यादा होगी, तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होती। तापमान क्या है, कारण है निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण का। यहाँ पे क्या है, अभिसरण कारण है निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण का। यहाँ पे वातागरीय वर्षा होती है, यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है। औसत वर्षा 300 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तापमान जब अधिक होगा, वायु गर्म होगी, ऊपर उठेगी, तो उसको हम संवहन बोलते हैं, संवहनीय वर्षा। संवहन की तीव्रता अधिकतम होगी जब तापमान की तीव्रता अधिकतम है, यानी कि तापमान अधिकतम है। जब भी तापमान दैनिक स्तर पे यदि हम देखें तो जैसे सीधे सीधे पढ़ लेंगे कि शाम में इसमें वर्षा ज्यादा होती है, शाम के समय में और अर्ली इवनिंग में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। 3 से 4 बजे जो है बादल बनना, बहुत सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। कारण क्या है कि तापमान की अधिकता 3 से 4 के बीच में होती है, तो धरातल या ऊष्मन जो होता है वो उसी समय ज्यादा हो जाता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, बादल का निर्माण और वर्षण शाम में अधिक। तो इवनिंग डोमिनेटेड रेनफॉल होता है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, साय समय में वर्षा का अधिक। कारण वही है, धरातलीय ऊष्मन। नहीं होगा, विषुवतीय क्षेत्र की ही हम बात कर रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा हम जब वाताग्र समझ लेंगे तब होगा, लेकिन उसमें लिख लीजिए मॉर्निंग डोमिनेटेड रेनफॉल है उसमें सुबह में अधिकतम वर्षा होती है और इसमें शाम में अधिकतम वर्षा होती है। यही कारण है कि दैनिक तापांतर यहाँ कम होता है। बादल का समय जो होता है और वर्षा का जो समय होता है वो, उसके कारण दैनिक तापांतर कम होता है। दिन के समय में अगर सपोज कीजिए कि 3 से 4 के आसपास या 2 बजे से बादल बनना शुरू हो गया, तो सौर प्रकाश की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, तो जो ऊष्मन हो गया वो घटा दिया उसने, और रात के समय तक बादल फैल गया तो प्रतिविकिरण की दर बढ़ा दिया। तो दोनों स्थिति में दिन को क्या करता है, थोड़ा कूल रखता है, और रात को थोड़ा वार्म रखता है, तो गैप कम हो जाएगा। और यही कारण है कि यहाँ पे तापांतर, जैसे अगर आ जाए कि विषुवतीय क्षेत्र में तापांतर इतना, वार्षिक तापांतर या दैनिक तापांतर इतना कम होता है, उसका क्या कारण है, तो सबसे बड़ा कारण है बादल और वर्षा। ठीक है, अब इसी क्षेत्र में आ जाए, सोसाइटी में आ जाते हैं, तो वैसे पहले भी बात किए होंगे हम कि विषुवतीय क्षेत्र में वर्षा अधिक है और आर्द्रता भी अधिक होगी। चूंकि ये तापमान से निर्धारित है, तापमान पर निर्भर करता है, जो लगभग सालों भर इस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, तो ऑब्वियसली वर्षा सालों भर होगी, राइट। अब इसमें आता चूंकि तापमान ज्यादा है, अपेक्षाकृत आर्द्रता भी ज्यादा है, तो अनुकूलता, जलवायु अनुकूलता मानव की उत्पादकता के लिए कम हो गया, तो प्रति इकाई लेबर की उत्पादकता घट गई, तो ऑब्वियसली आपको क्या हो जाएगा, अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। तो विकास की दर आपको घट जाएगी, और विकास की दर घट जाएगी तो जो संसाधन है उसका उपयोग की संभावना भी, चूंकि ह्यूमन संसाधन का उपयोग की जो तीव्रता होती है वो हमेशा मानव संसाधन से सीधा संबंध रखती है, कि मानव संसाधन का जितना ज्यादा विकास हुआ, संसाधन का एक्सप्लॉयटेशन जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे कभी आ जाए कि ये क्षेत्र अंडर डेवलप्ड क्यों है ना, तो उसके ज्योग्राफिकल कारण और फिर उससे संबंधित इकोनॉमिक कारण
आप कोरिलेट कर सकते हैं। दोनों जगह पे ज्यादा है वर्षा, तो ऑब्वियसली दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, सालों भर वर्षा है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन का निर्माण होगा दोनों जगह पे। दोनों में अंतर ये होगा कि तापमान का अंतर है, राइट। लेकिन नमी की मात्रा, जिसको हम ये बोलते हैं मॉइस्चर इफेक्टिवनेस, नमी की प्रभावशीलता दोनों जगह बराबर होगी। जो तापमान और वर्षण का सामूहिक परिणाम है। जैसे विषुवतीय क्षेत्र में वर्षा क्या होती है, ज्यादा है, लेकिन तापमान भी ज्यादा, इसका मतलब वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, तो बचकर के जो नमी बचेगा, जो सब कुछ उड़ फुड़ कर जो नमी बचेगी, वही नमी रहेगी आपको धरातल पे यूज के लिए। तो चूंकि वाष्पीकरण ज्यादा है, तो अपेक्षाकृत जो इफेक्टिवनेस है, जो प्रभावशीलता है, वो वहां, चूंकि यहाँ पे वर्षा कम है लेकिन तापमान भी कम है, तो वर्षा कम होने के बावजूद भी यहाँ वाष्पीकरण की दर कम होगी, तो इफेक्टिवनेस दोनों जगह लगभग बराबर होता है और सालों भर रहता है। जब नमी, जब भी देखोगे बरसात के दिनों में क्या होता है, बारिश हुई तो सारे के सारे हरे हो जाते हैं। वो जैसे एक प्रोवर्ब भी है, सावन के अंधे को हर कोई हरा ही दिखाई देता है। तो पूरा अगर हरा हरा हो जाता है, क्यों हरा होता है? क्योंकि उसमें आवश्यक नमी की मात्रा की आपूर्ति पेड़ पौधों को होती रहती है। तो यदि वो आपूर्ति सालों भर हो तो सालों भर हरा रहेगा। उसी को हम सदाबहार वन बोलते हैं। पत्ते दोनों में झड़ते हैं, लेकिन वो उसमें क्या है, समय का अंतराल होता है। इसमें एक, उसमें पत्ते झड़ने का कारण है, जैसे अगर हम सदाबहार वन की बात करें तो उसमें पत्ते झड़ते हैं, तो पत्ते झड़ने का कारण नमी नहीं है या शुष्कता नहीं है। जबकि इसमें पतझड़, जो इसको डेसिडुअस बोलते हैं, तो पतझड़ का मतलब क्या हो गया, एक टाइम हरा दूसरे टाइम छोड़ दिया। तो पत्ता क्यों छोड़ता है? वो नमी की कमी को बैलेंस करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कह लीजिए। तो इकट्ठे सारों की कमी मिलती है तो इकट्ठे छोड़ता है। ये क्या है, सर्वाइवल नहीं, इसका प्रक्रम है पत्ते छोड़ना। तो यहाँ पे जो पत्ते गिरते हैं वो प्रक्रम में गिरते हैं कि भाई पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, पत्ता ये हो गया तो गिर जाएगा। तो यहाँ भी पत्ते झड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्ते झड़ने के कारण शुष्कता नहीं है। पतझड़ में पत्ते झड़ने के कारण शुष्कता है। तो एक साथ सारे पेड़ झड़ते हैं, यहाँ पे एक साथ सारे पेड़ नहीं झड़ते हैं। यही डिफरेंस है सदाबहार वन में और पतझड़ वन में, पत्ते गिरने के बाद। और यहाँ पे तापमान का प्रभाव है कि जब तापमान अधिक होता है तो पेड़ पौधे कठोर होते हैं, हार्डवुड होता है, और जब तापमान कम होता है तो सॉफ्टवुड होता है। ये भी फर्क पड़ता है। सॉफ्टनेस को इस हल्केपन से नहीं जोड़ना है, वेट से नहीं जोड़ना है। सॉफ्टनेस का मतलब लचीला, काम करना आसान हो। जैसे अगर यहाँ पर के किसी को बैम्बू को अगर छोड़ दें, तो जैसे ज्यादातर मेहोगनी है, एबोनी है, या रोजवुड है, आयरन वुड है, ये सब वैरायटी है इस क्षेत्र की, विषुवतीय क्षेत्र की। तो अगर उसको फ्लेक्सिबल करेंगे फर्नीचर, टूट जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा वो। इसको हम हार्डनेस बोल रहे हैं। वर्केबिलिटी टफ होती है, इस पर अगर कुल्हाड़ी चलाएंगे तो जल्दी कटेगा नहीं, वो आसानी से कट जाएगा, नर्म होता है। भार पे हो सकता है ये हल्का हो, वेट वाइज बालसा दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी है, राइट। तो वेट वाइज ये हल्का हो, लेकिन वर्क वाइज ये बहुत टफ होता है, इसीलिए उसको हार्डवुड बोलते हैं और उसको सॉफ्टवुड बोलते हैं। किस में? जो ट्रॉपिकल, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वायुयान में लकड़ी थोड़ी यूज होती है। वायुयान की डमी बनाने में, जैसे हाँ, कि मतलब हम शेप एक बना रहे हैं, मालिक ये पसंद आया तो नहीं नहीं इसमें थोड़ा ये चेंज करो, जो डमीज बनाते हैं जो एरोप्लेन्स के लिए, हाँ मॉडल टाइप का, उसको निर्माण के लिए कि भाई बाद में इसका मैन्युफैक्चर करना, वो है। कौन टूटने लायक होता? नहीं, ये हार्ड रहता है, जो विषुवतीय क्षेत्र में होता है वो हार्ड होता है। और जैसे जो कई बार दो तरह से आता है इसमें, कि ब्रॉड लीव्ड, चौड़ी पत्ती वाले वन,
एक होता है शंक्वाकार वन। तो सिंपल सा वही कोरिलेशन है कि जाड़े के दिनों में आप सुकड़ के सोते हैं, गर्मी के दिनों में फैल के सोते हैं। तो सेम वन का भी है कि जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे पत्तियाँ फैलेंगी तो चौड़ी हो जाएंगे। हम ही लोग फैलते हैं तो चौड़े हो जाते हैं ना भाई, सिकुड़ गए तो शंकुआकार बन गए। वहाँ पे शंकुआकार बेसिकली प्रकृति से एक तरह से सामंजस, क्या बोलते हैं उसे? सामंजस, हाँ। ये कैसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, ये बताओ कैसे? नहीं तुम बताओ ना, तुम्हें अच्छा कैसे लगा? हाँ सही बात है, एग्जैक्टली exactly। वो फ्यू सामंतवादी मिजाज है वो, चौड़ा होने का। और वही चौड़े होने वाले जरा सा नेताजी के पास पहुंचते हैं तो बाबूजी करने लगते हैं वो खुद ही। तो बाबूजी की फिर सीरीज चल जाती है, यूं करके सीरीज चल जाती है फिर बाबूजी की। नहीं नहीं, जनरलाइज भी वही है। नहीं नहीं, वो तो उसका कहना है कि अपनी औकात से चौड़ा होकर चलता है। हाँ वो क्षेत्रीयता का प्रभाव है। वो सही बात, वो भारतीयता की पहचान है, चौड़े होकर चलना। हाँ तो इसमें क्लियर है हम लोग। तो जैसे चौड़ी पत्ती वाले वन या शंकुआकार वन, ऑब्वियसली वो नेचर से उसको एडजस्टमेंट करना है कि शंकुआकार इसलिए बनाते हैं कि उस पे बर्फ गिरेगी तो वो आराम से नीचे आ जाए। यही उसी का रेप्लिका बनता है जब पहाड़ी क्षेत्रों में शंकुआकार घर बनाए जाते हैं, फ्लैट रूफ्स नहीं होते हैं। हाँ वो भी है, तो वही बताया ना कि पूरा पूरा, लेकिन प्राथमिक कारण वही है कि बर्फ में जैसे है कि उस तरह से उसको, जैसे अगर चौड़ी होगी तो बर्फ गिरे तो जम जाएगी, तो टहनी को लेके चले आएगा। ऐसे यह से तो गिरो नीचे चले जाओ, सेम वो होता है। उस तरह से हम उसको देख सकते हैं। उच्च वायुदाब क्षेत्र में क्या होता है? वायु का अवतलन हो जाएगा, वायु का ऊष्मन हो जाएगा, रुद्धोष्म ऊष्मन हो जाएगा। ऊष्मन के कारण तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान में वृद्धि होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आएगी और वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक चीज को अब कोरिलेट करते हैं कि जब वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण होता है तो वर्षा के वितरण पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। कोरिलेट कर सकते हैं, एक सेंटेंस लिखे होंगे हम लोग शायद कि वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण का प्रभाव में एक ये होगा कि वर्षा के वितरण का क्षेत्रीय अंतराल पैदा करता है। कि आज उच्च वायुदाब पेटी सपोज कीजिए 6 महीने के लिए यहाँ पे है, तो यहाँ वर्षा नहीं होगी, जैसे ही ये शिफ्ट करेगी वर्षा की संभावना को बढ़ा देगी। क्लियर है हम लोग यहाँ तक? कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहीं प्रचलित पवन से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।